नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या ज्ञानेश कुमार जी भी अब राहुल गांधी से डरने लगे हैं? क्या ज्ञानेश कुमार के पास भी पत्रकारों के सवालों का कोई जवाब नहीं है? क्या ज्ञानेश कुमार के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अब घातक होता जा रहा है? क्या ज्ञानेश कुमार भी अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी की तरह बनते जा रहे हैं? दरअसल ये सब सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि रिपोर्टर के सवालों पर अटक जाना, जवाबों को गोल मोल करके घुमा देना, विपक्ष को ललकार देना, राहुल का नाम सुनते ही भाग जाना, ये सब कुछ क्वालिटीज हैं हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी में। मतलब अगर आप कभी मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखना चाहते हैं तो शायद ये ख्वाहिश आपकी अधूरी रह जाएगी, लेकिन हाँ, आप ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखिए। आपको समझ आ जाएगा कि अगर मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कैसे लगते। दरअसल कल पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पत्रकारों ने ज्ञानेश कुमार जी से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिनका जवाब उनके पास नहीं था। फिर क्या, उठकर भागने लगे, कहने लगे कि फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अब जाना पड़ेगा। तो पटना के पत्रकारों ने राहुल गांधी का नाम लेकर ऐसा क्या पूछ लिया कि भाग खड़े हुए ज्ञानेश कुमार और उनके पत्रकारों के किस सवाल का जवाब ना देने से अब पूरी तरह से फंस चुकी है बीजेपी, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो ज्ञानेश कुमार जैसी हो वरना ना हो। कल पटना में ज्ञानेश कुमार जी बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। अब उनकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पूरे देश को याद है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एपिक थी। सदियों में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो आने वाले कई सालों तक लोगों को याद रहेगी। अब सोचिए, इसके बावजूद ज्ञानेश कुमार जी कल फिर प्रेस के सामने आ गए और फिर से बिना किसी तैयारी के ऐसा लग रहा था कि मानो वो सबके दिमाग से पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस मिटाना चाह रहे हों। लेकिन कल उन्होंने फिर कुछ ऐसा बोल दिया कि वो फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे, फिर से उनके मीम्स बनने लगे। ज्ञानेश कुमार सोच कर आए थे कि पटना के पत्रकार उनसे आसान सवाल पूछेंगे, लेकिन पत्रकारों ने जैसे SIR, वोट चोरी, वोटर लिस्ट, घुसपैठियों को लेकर सवाल उठाए तो ज्ञानेश जी के चेहरे की रंगत ही उड़ गई, गला सूख गया, मन में चलने लगा कि हे भगवान, फिर से वही सब सवाल। अब पिछली बार जो ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी को हलफनामा बोलकर ललकार रहे थे, वो महाशय इस बार ट्रेनिंग लेकर आए थे। इस बार ज्ञानेश जी ने सवालों का सीधा जवाब भी नहीं दिया। जैसे ही पत्रकारों ने राहुल गांधी का नाम लिया, तेजस्वी यादव का नाम लिया, तो फिर ज्ञानेश जी के चेहरे पर खिसियाहट दिखने लगी, सवालों के जवाब को गोलमोल घुमाने लगे। SIR में हुई गड़बड़ियों के सवाल पर ही ज्ञानेश जी गड़बड़ा गए। मेरा सवाल है कि बिहार के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनका आरोप है कि एक ही घर में कई कई मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये जो हाउस लिस्टिंग का काम है, क्या इसमें सुधार होगा या वैसे ही रहेगा? दूसरा सर ये है कि फॉर्म 70C इसको लेकर क्या है कि क्या जो पहले वोटर एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के चले जाते हैं तो उनकी क्या बाध्यता रहेगी कि वो लेकर और हस्ताक्षर करके ही वहाँ से जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी से एक जुड़ा हुआ है सर, एक और जुड़ा हुआ है। जी, आप काइंडली ऐसे सर, मॉक पोल को लेके क्या जितने पॉलिटिकल पार्टी भाग लिए हैं और जो नहीं लिए हैं, क्या उनका ब्यौरा आप जारी करेंगे? SIR की प्रक्रिया पर हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ बातें कही जरूर गई, लेकिन एक ये बात भी सत्य है कि बिहार के लगभग 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं ने इसका स्वागत भी किया है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसीलिए आपके माध्यम से बिहार के सभी मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। किसी का ये कहना कि रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए, वो न्याय संगत नहीं है। एक और विषय आया कि जब हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर मतगणना के फॉर्म्स की भरवाई की और ड्राफ्ट सूची में जिन लोगों का नाम आया 1 अगस्त 2025 को, और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को, सभी बूथ लेवल एजेंट्स को 1 अगस्त से लेकर पहले 1 सितंबर तक अपने दावे और आपत्ति, अर्थात अगर किसी का नाम छूट गया है तो बताने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अखबारों में ऐड दिए गए और इसी तरीके से अगर किसी अयोग्य आदमी का नाम अंदर चला गया है तो फॉर्म 7 भरने के बाद उसका नाम कटवाने की अर्जी देने के लिए कहा गया। ये कार्य 1 सितंबर को पूर्ण हुआ। चूंकि शायद
और वास्तव में हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया था। तो बहुत अधिक न तो दावे आए, न आपत्तियां आईं, और अगर आई भी तो लोगों ने अपना नाम कटवाने के लिए दी शायद, क्योंकि उन्हें तब तक इस बात का काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी थी कि आपका वोट सिर्फ एक जगह होना चाहिए, किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हो सकता है। तो देखा आपने कितनी चालाकी से ज्ञानेश जी पत्रकार के सीधे सवालों पर गोलमोल जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया कि एसआईआर में गड़बड़ियां हुई हैं, एक ही घर में कई कई मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इस सवाल पर देखिए ज्ञानेश जी ने सीधा जवाब तो नहीं दिया, कहने लगे कि साहब एसआईआर की प्रक्रिया पर सोशल मीडिया पर कुछ बातें कही जरूर गई, लेकिन एक ये भी बात सत्य है कि बिहार के लगभग 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं ने इसका स्वागत भी किया है। ज्ञानेश जी कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया पर सोशल मीडिया पर कहा गया है, तो क्या इसको लेकर विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक सवाल नहीं उठाया? क्या इसको लेकर विपक्ष ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? झारखंड और केरल जैसे राज्यों ने तो इसे अपने अपने विधानसभा में बिल पारित करके रोकने तक की कोशिश की है, और ज्ञानेश जी बोल रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर बातें हुई हैं। और किन बिहार के सभी मतदाताओं द्वारा एसआईआर का स्वागत करने की बात कर रहे हैं? उन मतदाताओं की जिनके नाम वोटर लिस्ट से जादू से गायब हो गए, या उनके जो जिंदा होते हुए भी वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिए गए। अरे बिहार की जनता के पास ऑप्शन ही क्या था? वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के अलावा वो ना होता तो उनका अधिकार भी छिन जाता। अब उस सवाल पर आते हैं जिसको सुनते ही भाग खड़े हुए ज्ञानेश कुमार जी। उस सवाल पर जिस पर उनको अपनी फ्लाइट याद आने लगी, उस सवाल पर जिसका जवाब ना देकर ज्ञानेश जी बीजेपी को पूरी तरह से फंसा कर चले गए, जिसका जवाब ना देकर ज्ञानेश जी ने बीजेपी के सारे एजेंडे पर ही पानी फेर दिया। तो पिछले कुछ दिनों से बीजेपी को देश की डेमोग्राफी की काफी चिंता हो रही है। मोदी जी ने इस साल 15 अगस्त को भी लाल किले से इस मुद्दे को उठाया, तभी से बीजेपी घुसपैठ का मामला उठा रही है। बिहार में भी बीजेपी की पूरी मशीनरी इन दिनों यही घुसपैठियों पर जोर दे रही है। बीजेपी बिहार में ये माहौल खड़ा कर रही है कि जैसे पूरा बिहार ही घुसपैठियों से भरा हुआ है, और इन्हीं को हटाने के लिए एसआईआर चलाया जा रहा है। लेकिन जब इसको लेकर ज्ञानेश कुमार से पत्रकारों ने एक के बाद एक सवाल दागे, तो देखिए किस तरह से ज्ञानेश कुमार के हाथ पांव फूल गए और वो भाग खड़े हुए। नमस्ते, मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में एसआईआर के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खासतौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो 2 सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था, और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है उनके भी हैं, जो कई एक जैसा से कई ज्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम। तो अगर आप परमिट करें तो हम निकल जाते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो देखा आपने कैसे घुसपैठियों के सवालों पर ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद ही पलायन कर गए। ज्ञानेश जी के इस तरह भागने से ये तो साफ हो गया कि बीजेपी जो इतने दिनों से घुसपैठियां चला रही थी वो पूरी तरह से बेकार मुद्दा था। एसआईआर की माने तो बिहार में कोई घुसपैठियां है ही नहीं, और बीजेपी फर्जी तरीके से इसको एक मुद्दा बना रही थी। ये पैटर्न बन गया है। चुनाव दिल्ली का हो या बंगाल का, झारखंड का हो या फिर बिहार का, चुनाव आते ही बीजेपी को घुसपैठी याद आने लग जाते हैं, और जैसे ही चुनाव जाते हैं बीजेपी घुसपैठियों को भूल जाती है। आज तक सरकार ये आंकड़ा नहीं जारी कर पाई कि पिछले 1 साल में उसने कितने घुसपैठियों को वापस भेजा है, और घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी तो वैसे भी गृह मंत्री अमित शाह की है। वो अगर भारत में घुसपैठियों की तादाद बढ़ रही है तो ये अमित शाह की नाकामी है। उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी बीजेपी बिहार में घुसपैठियों का मामला खड़ा करने में लगी थी। लेकिन ज्ञानेश कुमार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी का ये मुद्दा भी खोखला निकला है। ज्ञानेश कुमार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न केवल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए, बल्कि बीजेपी की घुसपैठ और एसआईआर वाले मुद्दे की हवा भी निकाल दी। जिस आत्मविश्वास से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, वही आत्मविश्वास पत्रकारों के सवालों के सामने ठह गया, और एक बार फिर ये साबित हो गया कि जब सवाल सच्चे होते हैं तो जवाब देने वाले अक्सर भाग खड़े होते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।